हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 9 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना किसने माना? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, ये नेहरू जी का विचार था कि विश्व के लोगों की तरह भारतीय लोगों के सामने मूल लक्ष्य पूंजीवाद का उन्मूलन और समाजवादी की स्थापना है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना माना। तो ये जो विचार हैं ये नेहरू जी के विचार हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? नागरिक स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो उसने आपातकालीन अधिकार देने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा उसने हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों और कुछ किताबों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसने जो है प्रेस से प्रतिबंध को हटा दिया है, अखबारों को ब्लैकलिस्ट यानी कि इससे बाहर कर दिया है, यानी काली सूची से अखबारों को बाहर कर दिया है। जब्त किए गए हथियार और शस्त्र लाइसेंस इन्होंने बहाल कर दिए हैं। पुलिस की शक्तियों पर इन्होंने अंकुश लगा दिया है और सीआईडी ने राजनेताओं का पीछा करना बंद कर दिया है। तो यहां पर आपका यानी ए वाला जो कहा गया, नागरिक स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाए, गलत नहीं लगाए। राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया, ये भी गलत है। कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, ये भी गलत है। यहां पर केवल बी वाला सही है, यानी उन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है दूसरे का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, फर्रुखसियर का फरमान, बंगाल और गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषाधिकार, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, सती प्रथा का उन्मूलन, हुगली की लड़ाई, डचों द्वारा अंग्रेजों की हार। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1758 में स्टार्ट हुआ है और ये 63 तक चला है। 1763 में जब पेरिस की संधि हो गई है तो उसके साथ ये समाप्त हो गया है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन, ए वाला युग्म सही सुमेलित है। फर्रुखसियर के फरमान से बंगाल और गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को महत्वपूर्ण विशेषाधिकार मिल गए थे। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क पूर्वी देशों में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर आसानी से अधिकार कर लिया और सती प्रथा का उन्मूलन इसके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। देखिए, हुगली की जो लड़ाई है ये नवंबर 1759 में लड़ी गई है और इसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया है, यानी यहां पर अंग्रेजों के द्वारा डचों की हार हुई है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है डचों द्वारा अंग्रेजों की हार, नहीं, यहां पर अंग्रेजों द्वारा डचों की हार हुई है, अंग्रेजों की जीत हुई है और डच हार गए हैं। तो यहां पर आपका जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है डी वाला। तो आंसर होगा आपका तीसरे का डी। चौथा प्रश्न है आपका, सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस। मार्च 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन मध्य प्रांत, यानी ये जगह वर्तमान मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ती है, तो ये त्रिपुरी में हुआ था। और इस सत्र के दौरान गांधी और बोस के बीच कई वैचारिक मतभेद सामने निकल कर आए, जिसके कारण बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी का गठन भी किया था। त्रिपुरी के प्रस्तावों में चीन से संबंधित एक दिलचस्प प्रस्ताव भी था। इसमें कांग्रेस ने अपनी ओर से चीन के लोगों के लिए
एक मेडिकल मिशन भेजने हेतु अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, यानी ये चीन के लिए था। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। देखिए, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। दोनों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। सन 1942 में गांधी ने बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहकर संबोधित किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने बोला था ये। छठवां प्रश्न है आपका, प्रांतों और उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हैदराबाद, मुर्शिद कुली खान, अवध, सादत खान, केरल, मार्तंड वर्मा, जाट, चूड़ामण। देखिए, हैदराबाद का संस्थापक मुर्शिद कुली खान नहीं था, बल्कि निजाम उल मुल्क था। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो यहां पर आपका ए वाला जो युग्म है ये गलत हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की थी, तो यहां पर ए वाला गलत हो जाएगा। अवध एक स्वतंत्र रियासत थी जिसके संस्थापक सादत खान थे, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। तो यहां पर बी वाला ये सही है। मार्तंड वर्मा ने केरल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और त्रावणकोर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहां पर यह भी सही है। अब जाट राज्य की बात करें तो दिल्ली, मथुरा और आगरा में बसने वाले खेतिहर जाटों ने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। कुछ शुरुआती नाकामयाबी के बाद चूड़ामण और बदन सिंह ने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल की। तो जाट राज्य की स्थापना चूड़ामण ने की थी। तो यहां पर जो गलत वाला आंसर है वो है छठवें का ए वाला, यानी हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में गांधी जी के महत्व से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्होंने सन 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में गांधी जी को हमारे राष्ट्र का पिता कहा। हालांकि उसी भाषण में उन्होंने अपना स्वयं का विश्वास व्यक्त किया कि अंग्रेजों से आजादी पाने हेतु जीतने के लिए बल ही एकमात्र तरीका था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रंगून से अपने दिए भाषण में, रेडियो के प्रसारण के जो भाषण में, इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का ए वाला। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां सही है। गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया। नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, नेहरू और गांधी जी आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज्य और औद्योगिकरण के प्रति स्वभाव और दृष्टिकोण में भिन्न थे। नेहरू जो थे वो धर्म के प्रति अपक्षपाती थे। गांधी ईश्वर के अपने संस्करण में गहराई से विश्वास करते थे। नेहरू का मानना था कि औद्योगिकरण ही भारत की बढ़ती और व्यापक गरीबी का एकमात्र समाधान है, जबकि गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पे बोला गया गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया, यह गलत है। नहीं, गांधी जी कभी भी औद्योगिकरण के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल देने वाले व्यक्ति थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यहां पर बोला गया नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, यह भी गलत है। नेहरू जो है वो समाज के उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी को राज्य की सत्ता पर संदेह था। इसके बजाय उन्हें लोगों और समुदायों की अंतरात्मा और इच्छा पर भरोसा था। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन गलत हैं। आपका सही आंसर है आठवें का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। नौवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैंगलोर की संधि, अमृतसर की संधि।
तो यहां पर आपको दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। इलाहाबाद की संधि की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में दो महत्वपूर्ण संधियां की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो ये इलाहाबाद की संधि कब हुई है? ये 1765 में हुई है। अब है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, ये जो संधि हुई है 1792 में हुई है और 1792 की इस संधि के तहत विजेताओं ने मैसूर के क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ले लिया। युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत बाद दिया जाना था, जबकि बाकी किस्तों में दिया जाना था, जिसके लिए टीपू सुल्तान के बेटों को अंग्रेजों के द्वारा बंधक बना लिया गया था। अब है आपकी मैंगलोर की संधि। देखिए, मैंगलोर की जो संधि है ये हुई है 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने बिना किसी सकारात्मक परिणाम के 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा है। एक अनिर्णायक लड़ाई से तंग आकर दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना और मंगलौर की संधि पर बातचीत की, जिसके तहत प्रत्येक पक्ष जो है ये राजी भी हो गया है। तो ये संधि जो है 1784 में हुई है। अगला है अमृतसर की संधि। देखिए, ये जो संधि है ये 1838 में हुई है। तो जून 1838 में रणजीत सिंह को राजनीतिक मजबूरियों के कारण अंग्रेजों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर होना पड़ा है। तो यहां पर आपका, अब देखिए यहां पर कालक्रम लगाइए। सबसे पहले आपकी इलाहाबाद की संधि है, उसके बाद आपकी मैंगलोर की संधि है, उसके बाद आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि है, फिर अमृतसर की संधि है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9 का बी वाला, यानी कि 1, 3, 2, 4। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या कौन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के संभावित कारण हैं? यह क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। भारतीयों में डर था कि संभावित जापानी आक्रमण पर अंग्रेज स्कॉट अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के कई कारण थे, जिनमें से यहां पर ये 2 कारण जो दिए गए हैं दोनों ही अपनी जगह सही हैं। संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता ने संवैधानिक प्रगति पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैये को उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह की चुप्पी भारतीयों से परामर्श किए बिना भारतीयों के भाग्य का फैसला करने के ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार करने के समान होगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यह क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए, बढ़ती कीमतों और चावल नमक आदि की कमी तब बंगाल और उड़ीसा में नावों की कमान जैसे कारकों के कारण भारतीयों में काफी असंतोष था। संभावित जापानी प्रगति के खिलाफ असम, बंगाल और उड़ीसा में स्कॉट अर्थ पॉलिसी ब्रिटेन को डर था। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।